नमस्कार। ये बहुत भावुक क्षण है कि हम लोग आज दिवंगत आत्मा को याद कर रहे हैं और इस भावुकता में मैं अनुज होने के नाते बहुत सारी बातें जो बोलने आया तो भूल गया हूँ। तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी उस चीज़ के लिए कि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप विद्वान अधिवक्ता गण हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो उस पुण्य आत्मा को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। मैडम सरला कौशिक आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और इस क्षण को इस रूप में मनाने के लिए श्री दिव्यदर्शन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये बहुत ही पुण्य का काम है कि हम लोग अपने व्यस्त जीवन से, अपनी औपचारिकताओं से निकल करके कुछ ऐसा चीज भी करते हैं जो एक मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन हमारी मानवता आज उतनी नहीं रह गई है। व्यस्तता उसको कहीं ना कहीं समाप्त कर दी जा रही है। इस पूरे बार एसोसिएशन का और खास करके श्री दिव्यदर्शन जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। यहाँ जो लोग आए हैं, श्री नितिन अहलावत जी, श्री राकेश शर्मा जी, मैडम सरला कौशिक जी, श्री गिरीश कौशिक जी, श्री संजीव नासियार, श्री अतुल शर्मा जी, श्री राजीव त्रेहन जी, श्री शाहिद पुरी जी, गोस्वामी साहब, श्री मुरारी तिवारी जी, श्री अतुल शर्मा साहब, अन्य किसी का मैं नाम भूल रहा हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ। चीज़ें तो थोड़ी बहुत याद रहती है लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। हमारे साथी भी हैं यहाँ पर, हमारे कई कनिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। श्री अमित कुमार महापात्रा जी, श्री आफ्ताब हुसैन जी, आप सब लोग यहाँ आए हैं। बहुत मार्मिक क्षण है, हम लोग इसमें साथ खड़े हैं। तो सबसे पहले उस पुण्य आत्मा को हमारा प्रणाम, उनका आशीर्वाद हम लोगों पे ऐसा ही बना रहे ताकि हम लोग भी ज्ञान प्राप्त करते रहें और इसी प्रकार से ज्ञान बांटते रहें। जैसा कि मुझे आप सभी का आदेश मिला है कि मैं नए लॉ पे बोलूं, तो इतने विद्वान लोगों को देख करके तो कुछ खास समझ में आता नहीं क्या बोले हम। इतने विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, बट फिर भी जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, जो मैं अपना प्रयास करता हूँ, उसको थोड़ा बहुत साझा करने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो आया है, इन तीनों पर बोलने के लिए जैसा भी श्री संजीव नासियार, श्री नितिन अहलावत जी बोल रहे थे, उसमें कई सारी खामियां हैं और आपने नोट डाउन भी किया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो साझा की जा सकती है, लेकिन यदि हम बहुत ही उसके डेप्थ में जाना चाहेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। लॉ एक विशद सागर है, सबको पता है, इट्स एन ओशन एंड यू delve deep into this, it takes long time to swim across. So I cannot promise that I'll be able to speak on many points, but little bit on BNS. Obviously BNS SS will consume more time, so that will require another session. I cannot promise that I can speak on that even little bit today, because I don't think that I have much time. Where is Devadarsan ji? मेरे लिए समय सीमा क्या है सर? No time limit. It is up to you. No. There is August assembly sitting here. They must have some engagement here and there. So I will seek permission of the assembly how much I am required to speak. Ma'am, I think Madam would be the better here, I think, please. As much as you can give us. Oh, that's really very smart man. Diplomatic answer. Very smart. Thank you very much. I am blessed and obliged. तो
मेरी भाषा हिंदी अंग्रेजी क्या रहनी चाहिए? जो जिसमें आप कंफर्टेबल। नहीं, ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, ऐसे मैं तो हिंदी कम ही पढ़ पाता हूँ। हमारी भाषा मूलतः अंग्रेजी है लॉ की, बट फिर भी आप जैसा कहेंगे मैं बोलूँगा, थोड़ी बहुत हिंदी आती है। तो मैं अपनी जो आज की ये यात्रा है उसको मैं बीएनएस से ही शुरू करता हूँ, भारतीय न्याय संहिता से, क्योंकि वो जनमानस को बहुत ही प्रभावित करती है। आप जैसे ही घर से निकलते हैं बाहर की ओर, भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी शुरू हो जाती है। तो जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे हैं या जानते हैं, बहुत लोगों के मन में ये मिथ है कहीं ना कहीं कि लॉ में सब कुछ बदल गया, ये नया एक्ट आ गया। यदि आप मुझसे संक्षेप में ये सवाल पूछें और संक्षेप में उत्तर खोजेंगे तो मैं कहूँगा ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। थोड़े मोड़े बदलाव जरूर हैं। देर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स, देर आर सर्टेन मॉडिफिकेशंस विच मस्ट बी देयर। लॉ मस्ट बी इन सिंक विथ सोसाइटी। हमने बहुत पढ़ा है, सेवेजनी को, इरलिच को, बहुत सारे जूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा भी है कि लॉ सोसाइटी में ऑपरेट करता है तो उसको सोसाइटी के अनुसार चलना चाहिए। और जैसा कि आप पढ़ेंगे इस भारतीय न्याय संहिता के ऑब्जेक्ट एंड रीजन्स को जो हमारी सरकार ने दिया है अभी, तो उसमें सबसे पहला उन्होंने जो शब्द यूज़ किया उसमें वो कहते हैं कॉन्टेम्पररी एस्पिरेशंस के अनुसार विधि को हमने पुनर्निर्मित किया है। यही उनके शब्द हैं। वी हैव रीअरेंज्ड, वी हैव रिफ्रेम्ड, वी हैव रिफ्रेज्ड द लॉ अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी एस्पिरेशंस। ऑब्वियसली ये आईपीसी जो 1860 में बनी थी, जिसमें आपको पता होगा कई बार परिवर्तन हुए। यदि मुझे थोड़ी बहुत भी याद है पढ़ते पढ़ते तो 1870 में ही पहला परिवर्तन आ गया था, जब हमने 304A जोड़ दिया था। बहुत सारे परिवर्तन बीच में आते रहे। 1913 में कॉन्स्पिरेसी आ गई, 1983 में डॉरी डेथ और इत्यादि आ गया। फिर आप आगे चलेंगे तो देखेंगे 2013 में महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे लॉ आ गए। नाउ दीज आर डिफरेंट स्टेप्स। ये बहुत सारे चरण हैं जो ये दिखाता है कि लॉ को सोसाइटी के अनुसार, सोसाइटी के साथ चलना होता है। अब इसका कल्मिनेशन आता है वर्ष 2023 में। तो वर्ष 2023 में हमने लॉ को पूरी तरह से रिफ्रेम किया। ट्रांसफॉर्म नहीं कह सकते हम, इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या अब मर्डर नहीं रहा? मर्डर अभी भी वही मर्डर है और अक्षरशः वही परिभाषा है। क्या चोरी नहीं रही? बिल्कुल वही चोरी आज भी है जैसा कल 378 में लिखा था। 5 उसके एलिमेंट्स थे, 5 उसके एक्सप्लेनेशंस थे ना, और उसके 5 सेक्शन थे, उसके 16 इलस्ट्रेशन थे। आज भी बिल्कुल ठीक वैसा ही। आप देखेंगे ध्यान से धारा 303 में आपको बिल्कुल वही चीज़ मिलेगी। तो मैं कैसे मान लूँ कि लॉ में परिवर्तन हो गया? जो कल एक्सटॉर्शन था 383 से 389 तक, यानी कि आप समझ सकते हैं देयर वर 7 सेक्शंस ऑन एक्सटॉर्शन। वो 7 सेक्शन आज 308 के 7 सब सेक्शन में आ गया या 7 क्लॉजेज में आ गया। तो मेरे लिए लॉ में बहुत परिवर्तन नहीं है और ये सेम रह गया। अब परिवर्तन क्या है मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, बट सबसे पहले आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो हमारे मित्र वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता या अन्य जनमानस में ये एक भ्रांति व्याप्त है कि विधि में आमूलचूल परिवर्तन हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशंस, अल्टरेशंस। क्या है वो भी मैं थोड़ी बहुत बताता हूँ आपको। अब देखिए दूसरा जो इनके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में बात आई, इन्होंने कहा कि जी अब हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया, हमने सर्टेन अमलगमेशंस कर दिए, सर्टेन क्लबिंग कर दी। बिल्कुल अच्छा किया। अब जैसे आप देखेंगे पहले की आईपीसी 1860 की जो 1862 में लागू हुई थी, उसमें डेफिनेशन का एक क्लॉज, एक सेक्शन और पनिशमेंट के कई सारे सेक्शन। अब वो चीज़ हमने बदल दिया। अब आप साधारणतः पाएंगे कि आईपीसी में डेफिनेशन एंड पनिशमेंट के सेक्शंस हमने एक कर दिए, उसको हमने सब सेक्शन और क्लॉज बना दिया। पनिशमेंट भी ऐसा नहीं कि हर जगह बदल गया हो। एक्सटॉर्शन में पनिशमेंट बदल गया, 7 साल कर दिया गया, पहले 3 साल थी। तो होना भी चाहिए था। आप किसी की प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं धमकी दे करके, तो उसमें क्या, चोरी तो साधारण सी चीज़ है, उसमें 3 साल की सज़ा थी और एक्सटॉर्शन में भी 3 साल की सज़ा। तो ये तो एक एनॉमली थी।
ये लॉ की एक एनामली थी जिसको इम्प्रूव होना चाहिए था, तो आपने कर दिया, अब उसको 7 साल बना दिया। तो ये बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे कई सारे एमलगमेशंस हमने किए। अब एक्सटॉर्शन की मैंने बात कही तो मैंने कहा धारा 308 सेक्शन 308 में देयर आर 7 सबसेक्शंस नाउ which contain the same law which were earlier there. Only difference is that there is certain modification in punishment of extortion here and there. So that is now you can say cosmetic change. There is no fundamental change. कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं हो गया लॉ में, बट कंटेम्पररी एस्पिरेशंस की जो बात हो रही है उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आप देखिए हमारे यहाँ आपने सुना होगा बहुत पहले भी कि साहब दाऊद इब्राहिम ने, हाफिज सईद ने बाहर से बैठ करके भारत में अपराध को दुष्प्रेरित कर दिया। IPC was blank on it. At best, with your permission, I can say with humility, the way I understand law, that you could have booked them under conspiracy. You could not have booked them under abatement, क्योंकि उसकी धारा ही नहीं थी। Now what you did, now you brought section 48 in BNS 2023, Act 45 of 2023। देखिए एक्ट का नाम वहाँ भी 45 of 1860, यहाँ भी 45 of 2023, वहाँ भी चेंज नहीं हुआ। This is beautiful. People are saying that fundamental change is there. I read one article, I tell you, in newspaper where Vice Chancellor wrote that everything is changed now. The students will have enormous problem. Where is the problem? I can't see it. My eyes are not so strong, I know it. But I can't see it. I see that there is no much change. And I said again and again, there is no fundamental change as such. So I said 48 आपने ला दिया तो बड़ा अच्छा किया. Now a person sitting in Karachi or in Dubai can abet a crime in India and he can be booked under Indian law. Earlier you might have read 1957 Supreme Court decision, Mubarak Ali Ahmed versus State of Bombay, where the Supreme Court says that a person can be booked only if he has committed crime in India, though he may be sitting in Karachi. Now 48 goes one step ahead and it says that no, you may not have committed crime here, you have abated crime there, but the crime is committed here, even then you will be held liable, section 48. So we went one step further, and that is what is contemporary aspirations. Do you not want to punish Hafiz Saeed? Do you not want to punish Dawood Ibrahim? You want to punish, but how can you punish by IPC? IPC is law which has territorial limitations. It cannot operate beyond boundary. That was the problem. So we removed this anomaly. Then what did you do? Now you brought another change in punishment, and there is beautiful, novel provision which is known as community service. हिंदी में कहते हैं सामुदायिक सेवा. ये तो बड़ा अच्छा काम है. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है. आज आप क्या कर रहे हैं? सेवा. आप क्या कर रहे हैं? सेवा. So if IPC is saying us to do some service, I think it's wonderful. So we brought a new provision of punishment, that is community service, and for lighter crimes, for non-graver crimes we have prescribed punishment. And you know, चोरी चकारी बहुत होती रहती है. आपने ये भी लिख दिया कि 5,000 रुपये तक की चोरी होगी और पहले बार चोरी होगी और पैसे वापस कर दोगे तो तुम्हें हम सामुदायिक सेवा में लगा देंगे, हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे. तो you now did two things. One, you encourage the person to do community service, and another, you decongested the jail also. हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे चोर बैठे हैं. साहब कितने चोरों को आप जेल में रखोगे? तो दिस इज ए ब्यूटीफुल नोवल प्रोविजन. बहुत अच्छा काम किया आपने. जब भी कोई लॉ बनता है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, कुछ बुरी चीज़ें भी होती है. आप कह रहे हो भारतीय न्याय संहिता. दिस लॉ हैज़ बीन गिवन नेम ऑफ भारतीय न्याय संहिता. नाउ वन स्टूडेंट आस्क्ड मी वन डे, सर यू टेल मी हाउ डज इट डू न्याय? So first I was compelled to think about what is exactly Nyaya. So when I searched, researched, investigated, inquired, with whatever intelligence I have, I reached to a conclusion that Nyaya is nothing but public good. तो भाई ये बताइए, ये कम्युनिटी सर्विस पब्लिक गुड नहीं कर रही है क्या? जेल पे अपने प्रेशर को कम कर रही है?
और न्याय का एक तरीका दंड भी होता है। न्याय इज नॉट गिवन ओनली बाय कंपनसेशन, इट इज गिवन बाय पनिशमेंट ऑल्सो। सो वी आर डूइंग दिस न्याय। अब चलिए ये बात खत्म हो गई तो दूसरी बात आ गई हमारे समक्ष कि सर ये बताओ कि इन्होंने बहुत जगह पनिशमेंट बढ़ा दिया है। हमने कहा देखो भाई, क्रिमिनल लॉ में जब तक डेटरेंस नहीं होगा, क्रिमिनल लॉ भी नहीं होगा। यू आर सेइंग क्राइम इज नथिंग बट पब्लिक रॉन्ग। State has given us guarantee that Mr. So and so, Mr. Ranjan, I will protect you if your body is harmed, if your property is taken away, if your reputation is harmed, if your marital relation is interfered with. So should you not punish it? And should you not punish it strictly to give lesson to all that you should not indulge in such nefarious activity? You should. You must. And that is what we did. हमने यही तो किया है। What wrong we have committed? We have committed no wrong. Moving further, see recent trends you must have heard that there has been many instances across India where people are hiding their identity, indulging in sexual relationship, and there is huge tendency of giving many kind of वो क्या कहते हैं हिंदी में, प्रलोभन। नौकरी दिला दूंगा, चांद तोड़ के ले आऊँगा, तारे तोड़ के ले आऊँगा, और आप उस आधार पर सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो। तो यदि हमने सेक्शन 69 में ये बात लिख दी तो हमने कहाँ गलत किया है? हम तो कॉन्टेम्पररी एस्पिरेशंस को ला रहे हैं। तो देयर आर सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स इन लॉ which is in sync with current contemporary jurisprudential thinking also and societal requirement as well. ये तो बड़ी अच्छी बात की हमने। आगे आपने क्या किया? आगे आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन जैसा बता रहे थे कि खामियां, तो बहुत सारे अच्छे काम किए हमने। बहुत सारे लॉज को जो आपने पहले सुना होगा, हमने जब ये 2013 में हमने लॉ बनाया तो जनरली वो लॉ रिएक्शनरी लॉ था। निर्भया कांड के प्रतिक्रिया के स्वरूप लॉ बना। जब निर्भया कांड के प्रतिक्रिया के स्वरूप लॉ बना तो उसमें टारगेट था मेल, बट इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लाइक दैट ऑलवेज। वी आर नॉट फाइटिंग फॉर जेंडर जस्टिस हियर, ना, दिस इज एरा ऑफ जेंडर इक्वालिटी। सो बात आई इसकी, किसमें क्या करना चाहिए? तो कमिटी ने यहाँ भी सजेस्ट कर दिया कि नहीं, देखिए तो ऐसे नहीं चलेगा। डिसरोबिंग का अपराध महिला भी महिला के खिलाफ कर सकती है। अब लेकिन जब इसका हिंदी रूपांतरण किया हमारे लोगों ने तो उन्होंने गलती कर दी। अंग्रेजी में तो ठीक लिखा है हूएवर, तो हूएवर का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति, और हिंदी में लिख दिया जो कोई पुरुष। तो जो नोट लिख रहे हैं साहब, वो हमारी बात को ये रिकॉर्ड कर लेंगे। सेक्शन 70 में ऐसी भ्रांति आ गई, हिंदी रूपांतरण गलत हो गया, सरकार के एक्ट में गलतियां हैं। सौभाग्य से मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, होता तो ज़रूर बताता उनको, लेकिन आप लोग होंगे उसमें। आप हमारी आवाज़ को वहाँ बुलंद करिएगा, बताइएगा उनको कि हिंदी रूपांतरण भी सही होना चाहिए, और यदि नहीं हो सकता है तो रंजन साहब को इन्वॉल्व कर लीजिए। उनकी हिंदी भी थोड़ी बहुत ठीक है, वो जानते हैं, हिंदी में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि देश तो हिंदुस्तान है आखिरकार, हिंदी तो आनी ही चाहिए हमें। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब आपने और क्या परिवर्तन किया? तो आप कुछ बड़े अच्छे परिवर्तन कर दिए हमने। हमें यदि आप थोड़ा समय देंगे तो मैं आपको कहानी सुनाऊँ इस BNS की। तब देखिए, जब भी कोई एक्ट लिखा जाता है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहाँ जाएं विश्वविद्यालय में तो उनको भी बताएं कि एक्ट कैसे सृजित होता है, कैसे लिखा जाता है, ये सबको बताया जाए। ये इसलिए बताया जाए कि इससे आपकी पकड़ बड़ी अच्छी हो जाती है, आपके मुट्ठी में सारा लॉ आ जाता है। आपको मैं तो ये नाम के लिए लिख के लाया था, मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, आपकी मुट्ठी में होगा हर कुछ, आपके दिमाग में सारी चीज़ आ जाएगी यदि आप लॉ के सृजन को समझ जाओगे तो सर मेरा इसी पे है कि आप यदि ध्यान से सोचें कि हमने क्या किया इस IPC में। तो जनरली कोई लॉ लिखते हैं जनरल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, हम हर लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो, IPC हो, सब जगह लिखा हमने।
जेम्स स्टीफन लिखे, मैकॉले लिखे या आप लिखें, सब यही करेंगे। हमने उसमें भी ऐसा ही किया, जनरल प्रिंसिपल्स लिख दिया। तब कहानी शुरू हुई बीएनएस की। जब भी आप कहीं जाते हैं पहले अपना परिचय देते हैं। आप लोगों ने भी परिचय दिया, हमारा भी परिचय दिया। आईपीसी भी वैसा ही कर रही है। और आईपीसी करती क्या है, बीएनएस करता क्या है? तो अब देखिए, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब आपने बड़ी आमूल चूल परिवर्तन कर दी इसमें। जैसे ही आपका परिचय समाप्त हुआ, आपने कहा हम करते क्या, तो पनिशमेंट देते हैं। तो दूसरे चैप्टर में लिख दिया पनिशमेंट। तीसरे में लिखा क्या, हर चीज़ के लिए पनिशमेंट दे दोगे? नहीं नहीं, हर चीज़ के लिए नहीं देते हैं, कुछ साधारण अपवाद भी हैं। वी डू नॉट पनिश all the crimes in all the situations. So what are those situations where you do not punish? So we brought a chapter of साधारण अपवाद, general exception. और आप ध्यान से देखिए कि यदि हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा है, एक लॉ बिल्कुल बदल गया, तो जैसे पहले सेक्शन 76 to 106 लिखा था, ठीक उसी प्रकार से देयर इज सेक्शन 14 to 44 एग्जैक्टली सेम पैटर्न में लिखा है, कोई चेंज नहीं है। There is no change. It's exact replica. There can be little bit here and there, but that's insignificant, trivial. बिल्कुल वैसे ही, वहाँ भी 31 सेक्शन से, यहाँ भी 31 सेक्शन से, कोई परिवर्तन। अब फिर आपने पूछा, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम इनकोएट क्राइम्स को भी पनिश करते हो? यस, वी पनिश मेंसरिया, वी पनिश क्रिमिनल इंटेंट। तो इनकोएट क्राइम में भी क्रिमिनल इंटेंट होता है, तो उसको नहीं पनिश करोगे? तो यू सेड यस। अब पहले आपने क्या किया था, देखिए एनामली आईपीसी की, आपने एबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी इधर लिख दिया, अटेम्प्ट बाद में लिख दिया। अब इसका मतलब नहीं समझा। मैकॉले को सब लोग इंटेलिजेंट कहते हैं, मैं भी कहता हूं, बट ऐसा है क्यों? अब इंडियन सुपर इंटेलिजेंट हो गए, तो उन्होंने सबको एक जगह कर दिया। कहा नहीं, एबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट सब एक जगह होना चाहिए, तीनों इनकोएट क्राइम। अच्छा देखिए, जिनको थोड़ी सी भी समझ, मैं अभी कह रहा था बेयर एक्ट की सृजन को सीखना चाहिए। आपने पहले भी आईबीसी में एबेटमेंट पहले लिखा, कॉन्स्पिरेसी उसके बाद लिखा, और अटेम्प्ट तीसरे नंबर पे लिखा, अभी भी वैसे ही लिखा। और जितने सेक्शन एबेटमेंट के पहले लिखे, अब भी लिखे, एक सेक्शन जोड़ दिया, इसलिए एक सेक्शन बढ़ गया होगा, देख लीजिएगा काउंट करके। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हमने डेफिनेशन और पनिशमेंट को एक साथ कर दिया, तो वो एक सेक्शन घट जाएगा। देखिए कितना तार्किक है, कितना लॉजिकल है। लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड कॉमन सेंस। अब आपने आगे पूछा कि अच्छा ये बताओ कौन कौन से अपराध को पनिश करोगे? तो ये आईपीसी, ये बीएनएस उसी पे अरेंज्ड है, जो कहता है, मैंने इसमें दिया भी आपके इस एक मैंने अरेंजमेंट दिया है, उसमें मैंने बताया है कि साहब देखिए जनरल प्रिंसिपल्स ये हैं और स्पेसिफिक क्राइम्स ये हैं। तो स्पेसिफिक क्राइम्स आर नथिंग बट प्रोटेक्शन ऑफ योर डिफरेंट स्पेसिफिक इंटरेस्ट विच यू पजेज एज ए ह्यूमन बींग। अब आप बताओगे साहब ये कैसे पता चलेगा कौन कौन सा इंटरेस्ट है और ये कैसे अरेंज होगा? तो मैं आपको बहुत साधारण तकनीक बताता हूँ, आप बड़ा ध्यान से सोचिएगा और देखिएगा। हम सब की उत्पत्ति माँ से है, और बार बार हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, बार बार कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। हमने उसी चीज को बीएनएस में रूपांतरित कर दिया, क्रियान्वित कर दिया। We have transformed, translated, brought into execution those concepts which we have learned through ages. सबसे पहले लिख दिया offenses against women and child. अब जैसे ही हम आगे बढ़े, चाइल्ड बन गया साहब, मनुष्य ह्यूमन बॉडी हो गया हमारा पूरा, तो चैप्टर 6 में हम पहुंच गए। अब जैसे ही हम मानव हुए, इतने सारे मिलकर इकट्ठे हुए, तो राज्य बना दिया, तो राज्य लिख दिया अगले। अब जैसे ही आपने राज्य बना दिया, तो आगे की बात हुई कि साहब राज्य का कैसे होगा, राज्य कैसे काम करेगा, तो आपने उस पर आगे लिख दिया कि साहब राज्य को सुरक्षा देने के लिए हमें आर्मी नेवी एयरफोर्स चाहिए, तो अगला लिख दिया। देखिए कितना तार्किक है, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है इस नए लॉ में। इस शुभ अवसर पर, इस मार्मिक अवसर पे मैं आपसे यही संदेश देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि साहब आप किंचित भी परेशान न होइएगा। हम लगातार इस पर शोध कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं जहाँ मुझे मौका मिलता है। क्या परिवर्तन हुआ है उस पर हम डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन अभी सतही तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और यदि कोई ज़्यादा परेशान होगा तो उसका भी उपाय है हमारे पास, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। अब आप आगे चलते हैं तो देखिए, ये तो
राज्य है अभय जी, मैं नाम भूल गया था, क्षमा चाहते हैं। तो हम उस पे आगे चलते हैं। तो साहब ट्रांस बॉर्डर एग्रेशन को तो आपने प्रोटेक्ट कर दिया, स्टेट को उसके खिलाफ कह दिया ऑफेंसेस भाई अगेंस्ट स्टेट और रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एयरफोर्स, क्योंकि वही प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आप हैं क्या प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में इलेक्शन कराना होगा। अब आप आगे डेमोक्रेसी में इलेक्शन कराना, और इलेक्शन के लिए क्या चाहिए, बॉन्ड, पैसे। आगे अगले में पैसे देख लो जी, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर दे। और आप तो विद्वान अधिवक्ता गण हैं, आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, बहुत साधारण है, बहुत सहज है, बहुत सरल है। अब आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें आगे भी देखेंगे आप। देखिए इस बीएनएस में बहुत सारी चीज़ हमने ऐसी लाई जो बड़ा सोचा समझा। आपके लिए आज पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लाइफ में क्या है, आप बोलेंगे साहब हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो देखिए पहले हेल्थ कहीं और था, अब आप जरा ध्यान से देखिए कि साहब हेल्थ को हमने रिलीजन के पहले और प्रॉपर्टी के पहले डाल दिया। प्रॉपर्टी का पहले भी चैप्टर 17 था, अब भी चैप्टर 17 है, रिलीजन का 16 है और हेल्थ का 15 बना दिया। और हेल्थ पे 1-2 धारा नहीं है, हम हेल्थ पे धाराएं देखिए 270 से 97, तकरीबन 28 धारा है, 1-2 नहीं। और रिलीजन पे 298 to 302 बस 5। फिर प्रॉपर्टी पे जिसके लिए महाभारत भी लड़ा गया था 303 से 334, इतना लंबा चैप्टर है। और पहले कितने थे 378 to 462, यानी पहले 85 सेक्शन थे, अब उसको भी हमने कम कर दिया। इसीलिए जब बच्चे पूछते हैं कि साहब ये 358 है, पहले तो 511 थे, तो कारण ये है ना कि साहब आपने डेफिनेशन और पनिशमेंट को एक साथ कर दिया, धाराओं को कम कर दिया। तो ये सब बहुत साधारण समझ की चीज़ें हैं, यदि आप गहराई से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यदि ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। हमने कहा डिफरेंट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आईपीसी भी कर रहा था, बीएनएस भी कर रहा है। तो सारे इंटरेस्ट जो पहले थे, हालांकि पहले 17 चैप्टर थे स्पेसिफिक ऑफेंस के, अब घटा के इन्होंने लेकर के 5 से उन्होंने कर दिया 19 तक। तो आप कहेंगे अब तो कम हो गए चैप्टर्स, नहीं ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे काम हमने किए। अब देखिए महिलाओं के खिलाफ अपराध, कुछ आपने यहाँ लिखे, कुछ आपने वहाँ लिखे, अब आपने कर दिया उसको एक जगह। तो भाई ऑब्वियसली चैप्टर में थोड़ा मोड़ा परिवर्तन तो होगा। इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ एनालिसिस, इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेट करो, आपको बड़ा मजा आएगा। आपको लगेगा ये तो बड़ा सरल कर दिया, तो अच्छा कर दिया, कुछ बहुत अच्छा कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई ऐसा नहीं है बहुत अब जो खामियां थी, आप जैसे पढ़ते होंगे, शायद आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा जब हम पढ़ रहे थे इस 303 धारा को, कि सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किस आधार पे? तो आपने कहा इट हिट्स आर्टिकल, और आर्टिकल 14 इज हिट बाय दिस 303। 303 डज नॉट स्टैंड टू द स्क्रूटनी ऑफ आर्टिकल 14। अब आपने वो जो आर्टिकल 14 वाली बात थी उसको आपने ठीक कर दिया। आपने कहा कि नहीं अब हम इसमें 2 पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर दिए, अब जज हैज गॉट डिस्क्रेशन। तो वो डिस्क्रेशन जो पहले नहीं था 303 में, हमने अब डिस्क्रेशन ला दिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एनॉमली थी उसको हमने हटा दिया। बहुत जगह जेंडर इक्वालिटी हम अभी बोल रहे थे, 366 से 366 भी आप देखो, पहले गर्ल ही लिखा था ना, ओनली गर्ल कैन बी सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, even the male can be, boys can be. Now we have brought that into consideration and we have brought that into provision. So many beautiful now things have been done which is in sync with society. I will request all of you, my dear friends, or my seniors, now आप देखें हमने एक पेज में BNS के बारे में लिखा है, what provisions we have added. I have touched almost all of them, but if you have glance you will retain better and you will investigate better. तो देखिए मुझे लगता है कि बीएनएस की थोड़ी बहुत भ्रांति आपके मन में जो होगी, और बहुत सारे लोग पहले से ये बोलते रहे। मैंने कई सारे यूट्यूब पे और कई सारे इंस्टाग्राम पे भी देखा, उन्होंने लॉ को पहले ही से लागू कर दिया। लॉ तो अभी लागू होगा 1 जुलाई 2024 को, और जो मेरी अवधारणा है
आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि क्रिमिनल लॉज का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं होता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बड़ा क्लियर है इस पर कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बहुत सारे लोग ने इस पर भी भ्रांतियां पैदा कर दी। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियां पैदा कर दी। तो देखिए आपके इस बीएनएस में जो मुझे याद है, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 और सेक्शन 358 आईपीसी का बड़ा क्लियरली कहता है कि देखो भाई ये नया लॉ तब से लागू होगा जब सरकार इसको नोटिफाई करेगी। डिफरेंट प्रोविजंस कैन बी अप्लाइड फ्रॉम और ऑन डिफरेंट डेट्स। हालांकि डिड नॉट हैपन। हमने 1 जुलाई 2024 से सारे को लागू कर दिया। फिर ये भी कहता है कि जो अपराध हो चुका है, जो चीजें हो चुकी है, उसके लिए पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। ये सिर्फ यही नहीं लिखा है, ये एविडेंस एक्ट के भी सेक्शन 170 में लिखा और आपने वहां भी सीआरपीसी में भी लिखा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लॉ आगे के लिए लागू होगा। तो ये यदि आप सोच रहे, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूटी क्लॉज कहते हैं अपने लॉ की भाषा में, ये इंटरनेशनल लॉ से लेकर के डोमेस्टिक लॉ तक में होता है। तो ये कॉन्टिन्यूटी चलती रहेगी। तो आपका पढ़ा हुआ आईपीसी आप यदि एक्ट को फेंकने लगे हैं अभी, तो थोड़ा रुक जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस का जो पुराना एक्ट है उसको फेंक दें। भूल मत करिएगा, ये फंस जाइएगा। आपको तो दोनों केस लड़ने हैं, नए वाले पुराने वाले छोड़ देंगे सर, पुराने वाले भी लड़ेंगे आप तो ध्यान रखिएगा पुराने वाला लॉ लागू है। हाँ, अब आगे के लिए ये समाप्त हो जाएगा, आगे के लिए ये नया लॉ आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं पुराना लॉ समाप्त हो गया। आप पढ़ लीजिएगा, मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सेक्शन 358 बीएनएस में लिखा है ऐसा, और मेरे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैरक सर दे पाएंगे क्या मुझे? इसमें भी लिखा है, जस्ट मिनट। देखिए लिखा क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि आप सभी लोग जानकार हैं, विद्वान हैं, तो आप मेरी भाषा को समझ पाएंगे। नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील, इफ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस अधिनियम कम्स इनटू फोर्स देयर इज एनी एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग और अपील पेंडिंग, then such application, trial, inquiry, investigation, pending or appeal shall be dealt with under the provisions of Indian Evidence Act 1872 as in force immediately before such commencement, as if this adhiniyam had not come into force. Same law is there in BNSS, same law is there in BNS, जिसको हम लोग अभी कह रहे हैं now CRPC एवं IPC क्रमशः। तो ये मत कहिएगा कि वो लॉ समाप्त हो गया, लॉ अभी भी लागू है। अब यदि मैं थोड़ी बहुत लंबा बोलने से शायद हम लोग उसमें इंटरेस्ट खो देंगे, तो बीएनएस पे बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं साक्ष्य अधिनियम के बारे में भी थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्योंकि वकील तो ये बहुत बड़ा जूरिस्प्रूडेंस है साक्ष्य अधिनियम। मैंने किसी विद्वान अधिवक्ता को सुना, आप लोगों को भी सुना है कई बार, तो वो लोग यही कहते हैं कि जिसको एविडेंस लॉ समझ में आ जाए वो बड़ी अच्छी वकालत करता है। तो मैंने भी समझा हम भी थोड़ा एविडेंस लॉ समझ लें, हम भी थोड़ा अच्छा टीचर बन जाए। प्रयास जारी है, अभी समझता कितना हो ये मुझे खुद नहीं पता, बट प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी एविडेंस लॉ को बहुत अच्छा समझूं, क्योंकि एविडेंस लॉ में बड़ा दुख होता है। जब सेक्शन 27 पढ़ने जाओ तो समझ में ही नहीं आता है, वाई इट स्टार्टेड विद प्रोवाइडो। अब देखिए वो समस्या नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमने समाप्त कर दी है। तो जो हमारी पहले की पीड़ा थी, पहले की परेशानी थी, उसको बहुत हद तक नए लॉ ने समाप्त कर दिया। अब देखो पहले के लॉ में, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट मैं आपको बताऊं कि पहले के लॉ में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहले का था, जिसको हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसको भी कहते हैं, 1872, और अब का आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से। तो पहले के लॉ में भी व्यवस्था यही थी कि भाई साक्ष्य अधिनियम क्या करता है, व्हाट डज इट डू। I also asked the same question to one of the professor and he gave me great answer and he said, evidence law enacts the past story. ये पहले की कहानी को फिर से कोर्ट में दिखलाता, यही एविडेंस का काम है। तो कैसे दिखलाएंगे आप? तो देखिए आत्मा वही है, वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द लॉ रिमेन्स द सेम। पहले भी आप वही कर रहे थे, आपसे सवाल पूछा गया कि साहब आप क्या करेंगे,
कैसे करेंगे? तो आपने कहा जी साहब हमें कोई चीज़ प्रूव करना होगा या एविडेंस के रूप में, एविडेंस में एविडेंट करना है। तो एविडेंट कोई चीज़ कैसे करोगे? तो बोल के करोगे, दिखा के करोगे, जैसे भी आप करोगे। आपने कहा जी अब साक्ष्य लाएंगे। कैसा साक्ष्य लाओगे? तो आपने कहा जी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य लाएंगे, जिसको आप कहते हैं ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब भी वही कर रहे हैं। अब दस्तावेजी एविडेंस में हमने जो नए आयाम थे, देखिए कॉन्टेम्पररी एस्पिरेशंस फिर आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो उसमें जेम्स स्टीफन को पता नहीं था, अब आपने उसको ला दिया इसमें। अब उसको हर जगह हाईलाइट कर दिया, हर जगह वो चीज़ें आ गई। वहाँ यहाँ भी कॉन्टेम्पररी एस्पिरेशंस है। आपने और क्या किया साहब इस साक्ष्य अधिनियम में? सर थोड़ा ध्यान चाहेंगे आपका। साक्ष्य अधिनियम में और क्या कर दिया आपने? तो साहब वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। देयर इज नो फंडामेंटल चेंज। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आस्क मी एज ए स्टूडेंट ऑफ एविडेंस लॉ, मैं भी विद्यार्थी उस विषय का पढ़ता रहता हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे यही समझ में आया कि एविडेंस लॉ में तो और भी परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन क्या हुआ? अब बच्चे आ जाते हैं, सवाल पूछते हैं। साहब आप लोग तो जानकार हैं, लेकिन हमसे बच्चे आते हैं, सवाल पूछते हैं, बड़ा अच्छा सवाल पूछते हैं। अच्छा सर ये बताओ, पहले तो सेक्शन 6 में रजिस्ट्रेड था, अब कहाँ है? हमने कहा इतना परेशान नहीं होना है, -2 करते जाओ और सेक्शन निकालते जाओ। बोला हाँ सर हो जाएगा। हमने कहा हाँ देख लो करके। तो सर ये 2 गया कहाँ? मैंने कहा यही तो नया एविडेंस एक्ट है, यही तो नया एविडेंस एक्ट है। आइए इधर ही आ जाइए, यहीं से बोल लीजिए। जिनको बोलने का तो इधर ही आ जाए। तब साहब उसने पूछा कि कैसे करेंगे, अब ये तो नया एक्ट आ गया। मैंने कहा फिर नया एक्ट नहीं आया, तो नया नाम आया। जैसे हम लोग अपने नाम बदल लेते हैं ना, काम तो वही है एविडेंस लॉ का, आज भी यही कर रहा है। अभी भी यही बता रहा है कौन से फैक्ट लाओगे, तो रेलिवेंट फैक्ट लाएंगे। तो रेलिवेंट फैक्ट में पहले क्या था वही अब भी है। हमने किसी फैक्ट को नहीं, जो स्टीफेंस ने कहा था कि 7 प्रकार के फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। आप देखिए एक चार्ट बनाया मैंने, इसमें एक डायग्राम दिया। मैं क्यों दिया हूं, मैं आपको जस्टिफाई कर दूं कि यही पेज क्यों दिया। ये पूरा एक्ट क्यों नहीं दे दिया मुझे? ये पूरा एक्ट अभी नहीं दे सकते थे, अभी पब्लिकेशन में है। ये तो मैंने डमी बनवा के लाए हैं। ये मैंने पूरा एक्ट बना लिया अपना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लेकिन लेके नहीं आ सकते थे, इसलिए कि अभी ये पब्लिकेशन में छप रहा है। 19 तारीख को बाजार में आएगा। 24 दिसंबर से लगा हुआ हूं। आज ये कितना मार्च है? 16 मार्च। जबकि मेरे पास सारा कंटेंट पहले से रेडी था, तब ये हाल है हमारा। हम इतने दिन से इसमें 80 दिन से लगभग जूझ रहे हैं। तो विद्यार्थी थोड़ा उसको मेहनत करना पड़ता है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब साहब आपने पूछा कि वो रेलिवेंट फैक्ट्स पहले जो थे अभी वही बिल्कुल सेम है, देख लीजिए जाके आप। यदि आपके मन में थोड़ा भी भ्रम आ रहा हो तो मैं चर्चा के लिए हाजिर रहूंगा कि एविडेंस एक्ट में सब कुछ बदल गया। अरे देयर इज नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप भी इम्प्रूव करते हो, हम भी करते हैं, लॉ भी कर रहा है, तो थोड़ा में एडिशन अल्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? कल तक रेनॉल्ड्स के पेन लेके चलते थे, अब मॉन ब्लांक लेके चलते हैं, मॉन ब्लांक। तो थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया। सर आपका वही है, सर गिफ्ट करेंगे ना, इसलिए पहले बता। तो हाँ उन्होंने तो कर दिया है मेरे साथ। अच्छा दिव्य जी ने किया था, दिव्य दर्शन जी ने किया था। अच्छा भूल गया मैं, इनका करना भी बाकी है। बोल रहे थे करूंगा, लेकिन क्या नहीं, कोई नहीं। अच्छा हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि साहब आपने कहा परिवर्तन हो गया। मैंने कहा परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, -2 करो, आगे बढ़ो। अच्छा सर आगे बताओ। अभी तो मैंने कहा आपसे कि जब पहले 27 पढ़ता तो समझ में नहीं आता था, 25 में लिख दिया कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड, नो कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर विल बी प्रूव्ड अगेंस्ट, विल बी प्रूव्ड इन फेवर। लॉ ध्यान से पढ़ना था, अगेंस्ट नहीं हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं इसको प्रूव ही नहीं तो खत्म। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सेक्शन 25 ऐसा नहीं कहता। लॉ को बड़ा बारीकी से पढ़ना होता है।
It can be proved in favor, it cannot be proved against. But 25, 26, 27 एक था, आपने उसको 3 सेक्शन में लिखा और स्टीफन ने क्या किया, सेक्शन 27 को प्रोवाइडो से शुरू कर दिया। अब हमने उस एनामली को दूर करके हमने एक धारा बनाई जिसमें मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया, धाराएं कम हो गई, तो 3 धारा हो गई एक। वैसे ही हमने क्या किया, सेक्शन 24, 28, 29 जो लोग एविडेंस पढ़े हैं और सब जानते ही हैं आप, उसमें भी ऐसा ही था। कन्फेशन गिवन टू पर्सन इन अथॉरिटी अंडर थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, सुना होगा TIP, हम लोग याद करते हैं ऐसी, थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, उसमें लिखा है सेक्शन 24 में। एंड इफ इट इज रिमूव 28 में लिखा है, वो रेलिवेंट हो जाएगा, और 29 में वो उसी की कड़ी है। तो फिर 24, 28, 29 को हमने एक धारा बना दिया, उसको हमने 22 में डाल दिया, कुछ ऐसा ही है, देख लीजिएगा। अब जब एक बना दिया तो साहब 3-3 धारा को एक बना दिया, यहाँ उधर भी 3 धारा को एक बना दिया, 4 धाराएं कम हो गई, 2 पहले से थी। अब आप -6 करते जाओ, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन 32 सबको याद होगा, आप लोग बड़ा यूज करते होगे। अब -6 करो, कितना आता है? 26, देख लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन उसी में। तो लॉ में परिवर्तन कहाँ है? और ये धाराओं को याद करना बड़ा कठिन है। मुझे किसी ने कहा अब कैसे याद रहेगा सर, 302 तो गया। हमने कहा कुछ नहीं गया, 302 अब 103 बन गया, उसका भी तरीका बताऊंगा कैसे बना, याद कैसे होगा मैं बताऊंगा ना, वो मेरा काम है ना। एकेडमिक्स का काम क्या है? यही तो काम है, बताना। तो मेरा काम है, आपका काम है उसको प्रैक्टिस में लाना, लोगों को बचाना, सजा दिलवाना। हमारा काम है लॉ पढ़ करके बताना, तो हम वो काम करेंगे। तो आप 26 देख लीजिए, डाइंग डिक्लेरेशन होगा, कुछ है ही नहीं ऐसा जो बहुत परिवर्तित हो गया और ऐसा कुछ हो गया। हाँ, देयर आर सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स इन एविडेंस लॉ। आपने वो पहले की जो भाषाएं थी, लंदन गजट और UK और ब्रिटेन, वो सब हटा दिया जो इर्रेलिवेंट था, जिसका आपको यूज नहीं है। जूरी, SS के वो क्या जूरी लिखते हैं ना, वो सब हमने हटा दिया। बैरिस्टर, अटॉर्नी, इतने सारे जो आपके थे, उसको आपने हटा दिया। तो वो सब तो परिवर्तन होना चाहिए, बिकॉज देयर हैज बीन चेंजेस इन आवर लॉज एज वेल, एंड वी आर नाउ इंडिपेंडेंट नेशन। ये लॉ 1872 में बना, ये 2023 चल रहा है, तो परिवर्तन होने ही चाहिए थे। लेकिन आमूल चूल चीज़ें वही रह गई, रेलिवेंट फैक्ट्स वही है। अब रेलिवेंट फैक्ट्स को साबित कैसे करोगे? तो आपने कहा था हम मोरल एविडेंस लाएंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएंगे। देखिए तो अगले पार्ट में वही लिखा है, पहले भी लिखा था। अच्छा, कौन साबित करेगा? तो जो दिखाना चाहता है वो साबित करके दिखाए, अगले पार्ट में वही लिखा है। अच्छा, साबित करने में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखोगे? तो जो आपने पढ़ा है, किसका एग्जामिनेशन करते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हो, क्या सवाल पूछने क्या नहीं पूछने, जो आपने पहले लिखा था, जो मेरी समझ में मैं बता रहा हूँ, अब भी लिखा है। केवल अंतर इतना हुआ कि देखिए एविडेंस में खास करके आपने जितने ये अमेंडेड प्रोविजंस लिखे थे, 45A, 47A, जहाँ जहाँ था, अब उसको हटा करके हमने उसी सेक्शन के अंतर्गत जनरली लिख दिया। कहीं कहीं नई धारा भी बनाई है, बट देयर आर लिटिल बिट चेंज, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड that earlier there were 11 chapters in Evidence Act, 3 parts, still there are 4 parts. 4 parts में भी ऐसा नहीं, जो पहले पार्ट 1 में था उसी को पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया हमने। पहले आपने साहब सेक्शन कितने लिखे, 167, अब क्या कर दिया हमने 170, और 170 में भी एक सेक्शन तो रिपील वाला है, जिसको आप चैप्टर 12 कहते हैं। तो देयर इज नो मच चेंज इन एविडेंस लॉ एज वेल, बट यस देयर आर सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स। अगेन आप ध्यान से उसमें देखेंगे, जो आपको मैंने ये मटेरियल दिया है, तो उसमें मैंने लिखा होगा इसके बारे में कि क्या परिवर्तन थोड़े बहुत हमने किए, और मैंने एक चार्ट भी बनाया है। आई विल स्पेशली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दैट चार्ट, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू सी एविडेंस इन 1 page. That's beautiful preparation. Now originally it was done by James Stephen and I have copied it from there. अब मैंने नए BNS को उसी बेस पर बना दिया है। तो ये चार्ट हमारा प्रिपेयर्ड है, ये हमारी सरकार ने नहीं प्रिपेयर किया है। इफ़ यू फाइंड एनी नाउ एनोमली इन दैट चार्ट यू कैन इन्फॉर्म मी। देयर इज़ मेल एड्रेस ऑल्सो, उसमें लिखा होता है, या बैरक में हमारे लिखा होता है ambition publications 2017@gmail.com। अब देखिए, बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं, बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन इतना संभव नहीं है कि आप इतने कम समय में इतनी सारी बातें बता पाएंगे। तो मैंने आपको 2-4 चीज़ें तो आश्वस्त कर दी है कि देखिए ऐसा नहीं है कि लॉ में बहुत परिवर्तन हो गया। IPC में तो मैं बहुत परिवर्तन देख पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत। BSA में मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिखता,
बीएनएसएस में भी परिवर्तन है। हालांकि वो परिवर्तन मैंने आपके उस चार्ट में लिख दिया है, आप देखिएगा उसमें चार्ट होगा और उसमें परिवर्तन है। तो मैं समझता हूँ कि आज के माहौल में और आज के इस मार्मिक क्षण में इतनी बातचीत काफ़ी ज़्यादा है। मुझे आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हमारे सभी बड़े भाई बहन यहाँ बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं, हमारे मित्र भी बैठे हैं। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, मेरे को इतना सम्मान दिया, बहुत बड़ी बात है। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा, आभार। जय हिंद। थैंक्स सर, थैंक्स सर। ये धन्यवाद ना केवल हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारे प्रधान जी और उनकी एग्जीक्यूटिव की तरफ से, बल्कि हर एक मेंबर की तरफ से, और कुछ लोग जो हमारे सीनियर हैं उनकी तरफ से मैं कहूँगा कि उन्होंने कुछ ना कुछ आशीर्वाद भी आपको भेजा होगा। और क्योंकि मैडम मुझसे बोल रही थी कि बहुत थॉरो स्टडी किया हुआ है, बहुत डीप नॉलेज है, अभी भी वही कह रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा आज का ये प्रोग्राम रहा है, क्योंकि आज हम दो काम कर रहे थे। वो शख्सियत बार की जिन्होंने 1972 मेरा बर्थ ईयर है, यानी लगभग 51 ईयर बार में एज एन एडवोकेट तो काम किया ही, लेकिन बार में उन्होंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट, एज ए सेक्रेटरी 3 टाइम्स, एज ए प्रेसिडेंट 3 टाइम्स बार को सर्व किया। उन महान शख्सियतों को भी आज हम याद कर रहे हैं। और एक सिर्फ बात उनके बारे में बताऊंगा जो सर ने मुझसे खुद कहा था, और साथ में कुछ और सीनियर्स थे। बोले 1990 में वेंकट चन्नैया सीजीआई साहब हुआ करते थे और एक टाइम मांगा गया उनसे मिलने का। उस समय ऑलरेडी 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस वेट कर रहे थे सीजीआई से मिलने का। उन्होंने कहा कि डीबीए के प्रेसिडेंट मुझसे मिलना चाहते हैं, पहले उनको बुलाइए। और जब वो अंदर आते हैं, चाय आई, चाय जब ऑफर हुई तो चाय उन्होंने खुद बनाई। बोले इट्स माय प्लेजर कि मैं डीबीए के प्रेसिडेंट को चाय पिला रहा हूँ। सर बार की जो ग्लोरी थी वो गोल्डन एरा था, क्योंकि सर का लास्ट टेन्योर 1996 था। मैंने 1996 में बार को ज्वाइन किया था और वो हमको हर जगह एनलाइटन करते थे। चाहे नितिन जी 12 में सेक्रेटरी रहे हूँ, आशीर्वाद और गाइडेंस नितिन जी को भी मिली, वो आशीर्वाद गाइडेंस मुझे भी मिली, डांट भी मिलती थी, प्यार भी स्नेह भी मिलता था। आज वो स्नेह की कड़ी टूटी नहीं है, मैडम हमारे पीछे, अब हमें वो स्नेह मैडम से मिल रहा है। तो इस बार को उस स्वर्णिम काल तक ले जाने में, उस समय ऐसे इलेक्ट पोलिंग ये सब चीज नहीं हुआ करती थी। इलेक्शन लड़े, बात खत्म। ये नहीं कि भाई अब उसके पीछे पड़ जाना, उसके पीछे पड़ जाना, उसके लिए ऐसा करना वैसा करना है। मैं आज फिर कहूंगा इस मन से, अगर सही मायने में हम बीडी कौशिक जी को आत्मसात करना चाहते हैं, उनकी बातों को, उनकी टीचिंग्स को कहीं अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो उनकी सरलता को लेकर के आए, बार के लिए उनके डेडिकेशन डिवोशन को लेकर के आए। सर ने कभी अपने जीवन को बहुत साधारण रखा, इवन सेल फोन भी वो नहीं रखते थे। और यहां से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक उनका एक आदर करते थे।